तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो इसी क्रम में हम लोग आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या है। देखिए, बहुत सारी चीजों का मतलब तो ऐसे डिफिनेशन से ही पता चल जाता है। जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी एक ऐसा नियम जिसमें केमिकल आपस में जुड़ते कैसे हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर है ना? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा नियम जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि केमिकल्स आपस में जुड़ते कैसे हैं। जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनाएंगे ही, लाजमी है। तो कैसे ये जुड़ते हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बताया था आपको उस दिन कि दो इसमें मेन लॉ होते हैं। हालांकि आप क्लास 11th में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे लॉ हैं, लेकिन अभी आप प्रारंभिक कक्षा में हैं, 9th में हैं, तो आपको दो ही लॉ पढ़ना है। तो पहला लॉ जो इसमें होता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा लॉ क्या है बेटा? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू दो लॉ अभी आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लीजिए तब तक आप। आई होप नोट हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन से पढ़िए। केवल समय बर्बाद करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये आज का थॉट है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे आज अपना फर्स्ट टॉपिक, और वो है हमारे लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसे ही इसे मूवी की तरफ मत देखिए। एक पेन और एक कॉपी लेकर के बैठिए, नोट करते रहिए। यहां पे हम आपको लॉ भी लिखवाएंगे, अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखवाएंगे, पहली चीज। दूसरा, आप जानते भी हैं इस चीज को हमें अच्छी तरह से, और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। अपने फ्रेंड्स को, अपने जो भी मतलब रिलेटिव्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है एकदम से। और क्लास 9th to 12th की सीरीज़ में केमिस्ट्री में वो भी स्पेशली बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए आपको बिल्कुल भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी A to Z प्रिपरेशन करवाई जाएगी। उसके बाद से आपको कुछ दिन बाद PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। PDF नोट्स के अलावा एग्ज़ाम प्रिपरेशंस, बहुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस मामले में, तो उसका आप लाभ लीजिए धीरे धीरे। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, डेफिनेशन लिखिए, न्यूमेरिकल्स जो मैं कराऊं उसे करिए। न्यूमेरिकल्स मैं आपको कुछ होमवर्क में भी दूंगा। होमवर्क में करने के बाद से उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं जरूर देखूंगा, और अपना नाम भी लिखिएगा कि ये किसने भेजा है। ठीक है ना? आंसर क्या होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जरूर मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताइए, उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि जो भी मतलब मान लीजिए कि क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आप जरूर करें और नोट्स जरूर बनाते रहें। चलिए, अब हम डिले नहीं करेंगे, विदाउट डिले हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस लॉ को किसने सबसे पहले दिया था।
तो दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was first proposed by a फ्रेंच केमिस्ट। कहाँ के केमिस्ट थे, याद रखिएगा, कहाँ के केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट, फ्रांस के थे। एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, नाम तो पता ही है कैसा कैसा होता है, एंटोनी, है ना, ल्यूसिपस, भारतीय नाम तो है नहीं, अपने वहां कितना अच्छा अच्छा नाम होता है, मोहन, है कि नहीं, बबलू। तो ये लोग नहीं है, ये लोग क्या है ये लोग एंटोनी है। तो इनका नाम क्या है बेटा, ठीक है इनका नाम क्या है, इनका नाम है एंटोनी, ठीक है ना, क्या नाम है इनका, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, TONIE, एंटोनी LAU लॉरेंट लेवोसियर, ठीक है ना, एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर, ठीक है ना। इन्होंने ही सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था, ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको इसमें सन तो बहुत पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि 1789 के अप्रॉक्स क्या उसी समय दिया था इन्होंने, ठीक है ना। हाँ मेरे ख्याल से उतने उसी टाइम दिया था, ठीक है ना, छोड़ो जाने दो, उसी टाइम दिया था, कंफर्म है। तो दिस लॉ ऑफ मास was first proposed by the French chemist Antoine Laurent Lavoisier। और एक चीज और याद रखिएगा इसके बारे में कि he is also known as father of chemistry। ये भी एक अच्छी लाइन है आपके लिए, इसका ध्यान में रखिएगा हमेशा कि एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप इसको मतलब नोट करते हुए चलेंगे। अब ये लॉ कहता क्या है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से उन्होंने कहा क्या, ये आपको नोट करते हुए चलना है, ठीक है ना। नोट करिएगा कि ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज, जब भी कोई फिजिकल चेंज हो या फिर केमिकल चेंज हो, है ना, तो द mass can neither be created nor destroyed। ठीक है, इसको डबल नोटेड कामा में एक कोटेशन बना के नोट करिएगा आप कि कोई भी फिजिकल चेंज हो या फिर कोई केमिकल चेंज हो। समझ रही बेटा, कोई भी फिजिकल चेंज हो या कोई भी केमिकल चेंज हो, है ना, जो मास है, द मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर किसके लिए, फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसी चीज के रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट में। मतलब कि न तो रिएक्टेंट से कुछ नष्ट हो जाएगा और न ही प्रोडक्ट में कुछ नया बनेगा। आप समझ लीजिए इस बात को, कुछ नया नहीं बनने वाला, केवल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है चीजों की। तो द मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, किसी रिएक्टेंट और किसी प्रोडक्ट में। या आप इसको दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें कि मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to
मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? मास ऑफ रिएक्टेंट के मान के बराबर होता है। यानी जितना मास होगा किसका? प्रोडक्ट का, उतना ही मास आएगा रिएक्टेंट का। अब बराबर वाली बात जरा पहले इसे यूं समझ लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लो यार कि अगर मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ऐसे भी आप लिख दीजिए कि 2Mg + O2 gives 2MgO। अब मूल बात जरा समझिए, ये क्या है? तो ये है हमारे पास मैग्नीशियम और ये क्या है? ये है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, यहां क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखने में ऐसा लग रहा है कि वास्तव में यार ये मैग्नीशियम है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन कुछ नया तो नहीं बना। ध्यान से देखिए, ये भी मैग्नीशियम है, इधर भी मैग्नीशियम है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। तो बात सही है ना कि कोई फिजिकल चेंज हो या कोई केमिकल चेंज हो, जो मास है न तो वो कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, न ही कुछ नया बन रहा है। यानी जो भी चीजें हैं वो क्या है? आपस में बराबर। ठीक है, तो कुछ नया नहीं बना। तो ड्यूरिंग ए फिजिकल और ए केमिकल चेंज द मास कैन neither be created nor be destroyed for the reactants or products, या फिर for the chemical reaction, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ नया नहीं बना, जो भी है वो फिक्स है। फिर आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें एक दो बातें और आप ले लिए होंगे, आप एक दो बातें और हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा और इसको आप बेहतर कर सकते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू, थोड़ा सा और आप बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, किसी केमिकल चेंज के दौरान the total mass of product is equal to the total mass of reactants। जो रिएक्टेंट्स है उसके टोटल मास के बराबर होगा। इसको नोट करिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे और इसको प्रूफ करेंगे कि जो कुछ भी यहां कहा गया है वो सारी की सारी बातें क्या हैं? सही हैं। यानी कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है वह मास ऑफ रिएक्टेंट के मान के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH4 यानी कि मीथेन ले लिया। क्या ले लिया? मीथेन ले लिया। और मीथेन को आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो। तो जब आप मीथेन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो ये मीथेन और ये प्लस क्या हो गया? ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मिला। अब प्रूफ करिए कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप इसका मास निकाल लीजिए। ये होता है कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 और इंटू 12 + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 16 ग्राम। इसको आप ले लीजिए तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इंटू कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास? फिर 16 × 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम। कार्बन का आप निकाल लो, CO2 का कितना हो जाता है? 44 होता है। ये सब आप याद रखें छोटी छोटी चीज़ों को, तो बेहतर होगा आपके लिए। वाटर का कितना होता है? 2 × 18 ग्राम,
यानी कि कितना हो गया 18 दूनी 36 ग्राम। अब आप यहां जोड़ लो, आप पहले जोड़ लीजिए यहां पे मास ऑफ रिएक्टेंट। तो जब आप मास ऑफ रिएक्टेंट यहां पे निकालेंगे तो मास ऑफ रिएक्टेंट आपका कितना हो जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट का मतलब ये हुआ कि मास ऑफ CH4 मीथेन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 16 ग्राम और प्लस 32 ग्राम इज इक्वल टू कितना होगा? जोड़ लो भाई, 16 ग्राम और 32 ग्राम, दोनों को आप ऐड कर लीजिए। नहीं 16 दूनी 32 होगा ना? हाँ, दोनों को ऐड करिए आप, 16 ग्राम और कितना हो जाएगा ये? 16 दूनी 32। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है, 2O2। तो 16 दूनी 32 और गुणे 2 भी हो जाएगा ये, तो सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका 64 इंटू 2, 16 दूनी 32 दूनी 64 ग्राम, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये हो जाएगा आपका 64 ग्राम। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? अप्रॉक्सीमेटली 80 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली क्या है 80 ग्राम ही आएगा। अब आप फिर निकाल दीजिए यहां पे मास ऑफ प्रोडक्ट। तो जब आप मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट आपका कितना आएगा? मास ऑफ प्रोडक्ट आपका आएगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ H2O, पानी का मास कितना हो जाएगा भाई? एक है हमारे पास 44 ग्राम और प्लस एक है हमारे पास 36 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे ये भी कितना आएगा हमारे पास? 80 ग्राम आएगा। अब आप बहुत आराम से प्यार से यहां पे एक चीज लिख सकते हैं कि हियर, यहां पर मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ क्या है? रिएक्टेंट। यहां पे क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट जो है बेटा वो मास ऑफ रिएक्टेंट के मान के बराबर है, क्योंकि दोनों कितना आया है? दोनों आया है आपका 80 ग्राम, ठीक है। तो अब हम कहेंगे यहां पर, इसलिए सो दिस इज इन एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम ये कह सकते हैं कि यह जो है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि देख लो, आप यहां पे बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि मीथेन और आपका क्या हो गया? ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। ये दोनों हमारे पास क्या हैं? ये हमारे रिएक्टेंट हैं, और रिएक्टेंट का मास कितना आया है? 80 ग्राम। उसी तरह से ये हमारे पास क्या है? CO2 और H2O, ये आपका क्या है? हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना आया है? दोनों को जोड़े हैं तो ये भी हमारे पास आएगा 80 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए ये क्या है? दैट इज इन द एग्रीमेंट ऑफ, ये एग्री करता है, किससे एग्री करता है भाई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री कर रहा है, इसलिए यह उसे प्रूव कर रहा है। अब आप इसे नोट कर लीजिए पहले, फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। तो आई होप आपने न्यूमेरिकल्स कर लिया होगा। न्यूमेरिकल्स के बाद अब ध्यान से देखिए, ये तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन था, लेकिन मान लीजिए कि अगर यही काम हमें लैब में करना हो, लैब में हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट दे करके और इस चीज को कंफर्म कर पाएं कि हाँ ये प्रक्रिया जो है हमारी हो रही है, तो हम कैसे इस लैब टेस्ट को कंफर्म कर पाएंगे? इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए, उस कोनिकल फ्लास्क को आप वजन कर लीजिए। वजन करने के बाद आप एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लीजिए और इसमें एक धागे से, एक थ्रेड से एक टेस्ट ट्यूब को लटका दीजिए इसके अंदर। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दें, Na2SO4, और इसका भी वेट कर लें किनारे से। उसके बाद आप BaCl2 का सॉल्यूशन इसमें ले लें, उसका भी आप अलग से वेट कर लें। जब आप दोनों का वेट करेंगे तो दोनों के वेट को आप अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है? दोनों का वेट आप अलग अलग लिख लीजिए। और जब आप, और ये बिफोर रिएक्शन सिचुएशन है, दोनों को अलग अलग लिखना है, और लिख करके आप फिर से उसके बाद वेइंग बैलेंस पे इसका वेट देख लीजिए। वेट देखने के बाद
बिफोर रिएक्शन जब आप ऐसे इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप कॉर्क से इसे बंद कर दीजिए और धागा ऊपर रखिए। बाद में आप इसे थोड़ा सा स्टीयर कर दें, हिला दें। हिलाने के बाद आप देखेंगे तो आफ्टर द रिएक्शन जब आपको जो चीज मिलेगी, यह जो छोटा सा आपका टेस्ट ट्यूब है वो हिलने की वजह से इसमें गिर जाएगा, और जो इसमें आपका सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वह सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ मिल जाएगा। और जब बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा तो एज ए रिजल्ट आपको बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा, एकदम से करडी मिल्की, बहुत ज्यादा, है ना, एकदम से मिल्की, खूब गाढ़ा दूध की तरह से एक प्रेसिपिटेट आपको दिखाई देगा जो कि नीचे सेटल डाउन होगा। यह प्रेसिपिटेट होगा किसका? यह प्रेसिपिटेट होगा बेरियम सल्फेट का, क्योंकि यह एक केमिकल चेंज है। और उसके बाद इसमें NaCl बाहर निकल जाएगा। जब आप एज ए रिजल्ट इसका वजन करेंगे मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि यह मास का क्या करता है, संरक्षण करता है, कंजर्व करता है। यह बताता है कि भाई साहब जितना मास बिफोर द रिएक्शन इन दोनों का है उतना ही मास आफ्टर द रिएक्शन इन दोनों का भी होगा। यह चीज आप एक्सपेरिमेंट लैब में कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसका कोई एक वैल्यू भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि चलो हम 5 ग्राम BaCl2 लेंगे, 6 ग्राम आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, आपने ले लिया सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया, तो 5 ग्राम ये, 6 ग्राम ये, कितना हो गया, 6 5 11। लेट मान लो कि 5 ग्राम आपने ये ले लिया और 6 ग्राम आपने ये ले लिया, तो 6 5 कितना हो गया आपका, 11 ग्राम हो गया। जब आप ओवरऑल रिएक्शन के बाद इन दोनों का वजन करेंगे तो ये 100% श्योर है कि इसका भी मास कितना आएगा, 11 ग्राम ही आएगा। दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन द लैब। इसके अलावा भी और भी सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास हैं, जैसे लेड आयोडाइड का पोटेशियम के साथ रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड वहां पे बन जाता है। तो और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमारे पास दिए गए हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं अब आपको कुछ एक आध और न्यूमेरिकल लगवाऊंगा और मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। इसको जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप आपने उसे नोट कर लिया होगा और करना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी। अब देखो यार ध्यान से, कह रहा है एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन में 5.3 ग्राम ऑफ आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट। यह सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है 6 ग्राम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड से। जब यह रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट है हमारा वो है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर और 8.2 ग्राम आपका सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोइड बनता है। तो बताइए कि यह जो है ऑब्जर्वेशन जो हमको मिल रहा है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के एग्रीमेंट में है। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो भाई प्रूफ करते हैं। सबसे पहला काम क्या है हमारे पास कि ये हमारा केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन किससे कर रहा है, एसिटिक एसिड से, और सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको दे रहा है। तो पहले तो आप इसका मास देख लो कितना कितना दिया है। सोडियम कार्बोनेट का मास कितना हमारे पास है 5.3 ग्राम, और उसके बाद से इसका कितना हमारे पास है एसिटिक एसिड 6.0 ग्राम। सोडियम इथेनोइट आपका कितना बनता है, प्रोडक्ट्स वेयर 2.2 ग्राम ऑफ CO2, यानी CO2 कितना है 2.2 ग्राम है। H2O कितना है 0.9 ग्राम है, और 8.2 ग्राम हमारे पास सोडियम इथेनोइट है। तो इसको प्रूफ करना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है हमारे पास कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से एक चीज प्रूफ हो जानी चाहिए। क्या प्रूफ हो जानी चाहिए कि मास ऑफ प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होना चाहिए। बस इसी को प्रूफ कर दीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए, बस आप पहले निकाल दीजिए मास ऑफ, पहले रिएक्टेंट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या निकालेंगे हम निकालेंगे मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ इथेनोइक एसिड या एस्टिक एसिड CH3COOH। अब ये कितना दिया है बेटा, ये दिया है 5.3 ग्राम और प्लस ये दिया हुआ है 6.0 ग्राम। दोनों को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, तो 6 5 11 11.3 ग्राम। अब इसको चेक कर लीजिए, अगर ये इसके बराबर आता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा प्रूफ हो रहा है। अब आप निकाल दो यहाँ पे मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मास ऑफ CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस आप लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मास ऑफ वाटर। अब आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट कर दो, ये आपका कितना हो जाएगा 8.2 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम प्लस 0.9 ग्राम। अब आप सबके मैथमेटिक्स हमसे तो बढ़िया है ही, तो भाई साहब आप इसे सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए और आप जोड़ेंगे तो आई थिंक उतना ही 11.3 ग्राम के आसपास ही आना चाहिए। देखो यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको बताओ हाँ आ रहा है। एक बार हम लोग भी जोड़ लेते हैं धीरे से, कितना हो जाएगा 8 2 10 तो 10.4 ग्राम और ये 0.9 तो 9 4 13 आ जाएगा। वाह हम लोग भी मैथ में तेज हो गए। तो 11.3 ग्राम इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली ये आना ही था, ठीक है। तो अब आप बस यहां पे लिख दीजिए कि हियर यहां पर मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट के मान के बराबर है। आप ब्रैकेट में चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं विच इज इक्वल टू 11.3 ग्राम, जो कितने ग्राम के बराबर है 11.3 ग्राम के बराबर है। तो हेंस इट इज इन एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एग्री करता है, ठीक है ना, उसको फॉलो करता है। अब आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट करिए। इसके बाद हम आपको 2 न्यूमेरिकल्स देंगे लगाने के लिए घर पे, ठीक है ना, और वो आप लगा करके उसका आंसर मुझे श्योरली भेजेंगे, ठीक है ना। इसका प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको, नोट करिए। ओके, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया हो तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपके सामने 2 न्यूमेरिकल्स जाएंगे और वो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और नोट करने के बाद से आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अपना प्यार देने के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपने क्लासमेट्स को इसे भेजें और सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसका एडवांटेज मिले। फिर मिलते हैं कल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के साथ। थैंक यू।